एक दिन मैं और मेरी बीवी खाना खा रहे थे कि बातों ही बातों में मेरी बीवी कहने लगी कि घर में बहुत सारा ऐसा सामान है जो मुझे वक्त आने पर इस्तेमाल करना होता है और अभी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। क्या तुम मेरे लिए बावर्ची खाने के बराबर में एक छोटा सा कमरा बना सकते हो जिसमें मैं ये तमाम कार्ड कबाड़ रख दूँ? मैं अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन मेरी जेब में फ़िलहाल गुंजाइश नहीं थी कि मैं इसकी ये ख्वाहिश पूरी कर सकूँ। मैंने उससे 2 महीनों का वक्त मांगा और इन 2 महीनों में मैंने अपने काम के वक्त को दोगुना कर दिया और अपनी बीवी की ख्वाहिश पूरी करने का पूरा इरादा कर लिया। जैसे ही 2 महीने ख़त्म हो गए, मैंने अपनी बीवी की ख्वाहिश पूरी करने के लिए मजदूर बुला लिए। कुछ दिनों में ही मैंने बावर्ची खाने के बराबर में इसकी मर्जी के मुताबिक एक छोटा सा कमरा बनवा दिया। मैं रोज़ाना मामूल के मुताबिक काम पर जाता था, मगर उस दिन के कमरे बनवाने के बाद से मुझे अपनी बीवी का रवैया अपने साथ कुछ गैर मामूली सा महसूस होने लगा। वो काफ़ी चिड़चिड़ी रहने लगी थी और अक्सर मैंने उसे अकेले में रोते हुए भी देखा था। मेरा ध्यान हरगिज़ उस तरफ नहीं गया था कि इसके रवैये की वजह वो छोटा सा कमरा भी हो सकता है। मेरे और मेरी बीवी के दरमियान कभी भी किसी भी बात पर इतने सालों में लड़ाई नहीं हुई। हालांकि हमारे यहाँ औलाद भी ना थी, तो भी ना कभी मैंने उसे ताना दिया और ना ही कभी मेरी बीवी ने इस बात पर नाशुक्री का इजहार किया। हम अल्लाह की दी हुई तमाम नेमतों से बेहद खुश थे। मैं अपनी कम तनख्वाह में भी अपनी बीवी को खुश रखने की कोशिश किया करता था। कभी उसे कचरे लाकर देता तो कभी हम बाहर घूमने जाया करते थे। इन दिनों इसे ना घूमने फिरने का शौक था, ना ही मुझसे अपनी छोटी छोटी फरमाइशें किया करती थी। मैं बहुत परेशान था। एक दिन मैंने उससे कहा कि मैं उसे डॉक्टर को दिखाता हूँ। मेरे बहुत मनाने के बाद वो मेरी बात मान गई। हम डॉक्टर की तरफ गए तो डॉक्टर ने मेरी बीवी के रवैये की वजह इसकी कोई परेशानी बताई। मैं बहुत परेशान था कि ऐसा क्या हुआ कि मेरी बीवी को बहुत परेशानी लगी। मैंने इससे बात की तो इसने कहा कि मुझे कोई परेशानी नहीं है। मुझे लगा कि ये परेशानी औलाद ना होने की वजह से है। जब मैंने उससे कहा कि मैं दोबारा तुम्हारा इलाज करवाना चाहता हूँ, तो उसने मुझे सख्ती से मना कर दिया कि अब मुझे किसी इलाज की ज़रूरत नहीं। मैं अपनी बीवी की इस बात से बहुत हैरान हुआ और मैंने गुस्से में आकर उससे वजह पूछी तो कहने लगी कि मेरे पास बच्चा पालने का वक्त नहीं। मैं और हैरान हो गया कि इस छोटे से घर में उसे खाने पकाने के अलावा और छोटी मोटी सफाइयों के अलावा भला क्या काम हो सकता है। एक रोज़ मैंने अपनी बीवी से दफ्तर जाते हुए कहा कि आज मैं घर पर जल्दी आ जाऊँगा और साथ में मेरे कुछ दोस्त भी होंगे, तुम चाय का इंतज़ाम कर लेना। मेरी इस बात पर मेरी बीवी मुझसे बहुत खफा हुई और हम में जो कभी लड़ाई नहीं होती थी, इस बात पर हम खूब लड़े। ये पहली मर्तबा नहीं था कि मैं अपने किसी दोस्त को चाय पर लाया हूँ। इससे पहले भी कई मर्तबा हुआ है कि मैंने अपने दोस्त को चाय पे बुलाया और मेरी बीवी ने चाय के साथ कुछ छोटा मोटा एहतमाम भी किया होता था। लेकिन आज खिलाफ मामूल मेरी बीवी की इस बात पर मैं बहुत हैरान हुआ। न जाने इसे मेरी जल्दी आने से परेशानी थी या फिर मेरे दोस्त के साथ आने पर या फिर हमारे चाय के एहतमाम पर। बहरहाल मैंने उस दिन जल्दी आने और अपने दोस्त के साथ लाने का इरादा मुलतवी कर दिया। कई दिनों तक हम में नाराज़गी रही। मुझे यह बात समझ नहीं आ रही थी कि मेरी बीवी का रवैया क्यों बदलता जा रहा है। इसी दौरान एक दिन मुझे सख्त बुखार हो गया तो मैं काम पर जाने के भी काबिल नहीं रहा। इतने में मेरी बीवी ने मेरी खूब खिदमत की, लेकिन वो मुझे कुछ परेशान परेशान सी लगती थी। ज़्यादातर वक्त किचन में ही गुजारती थी। मुझ में इतनी नकाहत थी कि मैं उठकर कभी इसकी मदद नहीं करवाता था और वो मेरी बहुत खिदमत करती थी। एक दिन मैं गुस्ल खाने की तरफ जा रहा था तो देखा कि मेरी बीवी बावर्ची खाने के पास बैठे हुए रो रही है। मुझे बहुत ताज्जुब हुआ। बहुत पूछने के बावजूद भी इसने मुझे कोई वजह नहीं बताई और कहा कि बस दिल परेशान हो रहा है। मुझे लगा वो मेरी बीमारी की वजह से परेशान है। अगले दिन मैं गहरी नींद में सोया हुआ था कि एकदम से खांसी से मेरी आंख खुल गई और मैंने कुछ सरगोशियों की आवाज़ सुनी। मैं बहुत हैरत में आ गया कि आखिर मेरी बीवी और मेरे अलावा तो इस घर में कोई भी नहीं रहता, तो ये सरगोशियाँ किसकी हैं? मेरी बीवी किससे बातें कर रही है? मैं बहुत परेशान था। मैं उठकर बावर्ची खाने की तरफ गया, लेकिन मुझसे ज़्यादा चला न गया। मैं दोबारा बैठ गया। मैंने अपनी बीवी को आवाज़ लगाई। जब मैंने उससे पूछा तो उसने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, ये आपका वहम है। इन कुछ दिनों में मैंने उसे बहुत सी मर्तबा सुबह बावर्ची खाने के बराबर में बनाए हुए कमरे से बाहर निकलते देखा, लेकिन मेरी बीवी ने नहीं देखा था कि मैंने उसे देखा है। एक दिन मेरी तबीयत कुछ बेहतर थी तो मैं बावर्ची खाने में पानी पीने के लिए गया, तो मैंने अपनी बीवी को वहाँ नहीं पाया। मैं बावर्ची खाने से बाहर आकर उसे ढूंढने ही लगा था कि वो बावर्ची खाने के बराबर में बने हुए कमरे से निकली और मुझे देखते ही वो घबरा गई। इसके साथे से पसीने छूट गया। मुझे लगा कि ऐसी क्या बात है। इस वक्त मुझे बहुत अजीब लगा क्योंकि मैंने जब भी उसे बावर्ची खाने के बराबर में बनवाए हुए कमरे से निकलते देखा था तो मैं सोचता था कि कोई ना कोई काम से ये इस कमरे में जाती है, लेकिन आज इसके माथे के पसीने ने मुझे कुछ और ही सोचने पर मजबूर कर दिया। मेरे पूछने पर इसने बताया कि वहाँ सामान रखने गई थी
میں نے بات کو وہیں ختم کر دیا۔ میں اپنی بیوی سے اب مزید بحث کرنا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ میری بیماری میں اس نے میری خوب خدمت کر کے میرا دل جیت لیا تھا۔ کچھ دنوں بعد جب میں دفتر کے لیے اٹھا تب بھی میری بیوی کو کمرے میں نہیں پایا۔ میں نے سوچا کہ وہ باورچی خانے میں میرے لیے ناشتہ تیار کر رہی ہوگی۔ جب میں باورچی خانے میں گیا تو وہ بھی موجود نہ تھی۔ میں نے غسل خانہ اور گھر کا کونا کونا چیک کر لیا، لیکن میری بیوی کہیں موجود نہ تھی۔ ابھی میں گھر سے باہر پریشانی کی حالت میں نکلنے ہی والا تھا کہ کچھ آوازیں میرے کانوں میں سنائی دی۔ مجھے وہ آوازیں سمجھ نہیں آئی، لیکن اتنا سمجھ آیا یہ آوازیں کسی غیر معمولی کمرے سے آ رہی تھیں۔ میں نے دروازہ کھولنا چاہا تو وہاں اندر سے لاک لگا ہوا تھا۔ مجھے کافی پریشانی ہوئی۔ میں کمرے میں آیا ہی تھا کہ میری بیوی میرے پیچھے آن کھڑی ہوئی۔ اس سے دریافت کیا کہ وہ کہاں تھی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ وہ سامان سیٹ کرنے کی خاطر اس کمرے میں موجود تھی۔ اب کی بار میں نے اسے یہ نہیں بتایا کہ میں نے اس کمرے میں کچھ آوازیں سنی ہیں، کیونکہ میں اس کی بات کی کھوج لگانا چاہتا تھا کہ آخر ایسا کیا ہے جو بار بار میری بیوی اسی کمرے میں موجود رہتی ہے، اور ایسی کون سی آوازیں ہیں جو مجھے پریشان کرے جا رہی ہے۔ میں دن رات اسی پریشانی میں گلتا جا رہا تھا۔ یہ پریشانی مجھے کھائی جا رہی تھی کہ آخر ایسا کیا ہے جو مجھے نہیں پتا اور میری بیوی مجھ سے چھپا رہی ہے۔ میں نے اس بات کا ذکر اپنے ایک دوست سے کیا تو وہ مجھے قریب ہی ایک بابا کے پاس لے گیا۔ اس نے کہا کہ بابا تمہیں وہ باتیں بتائیں گے جو عام انسانوں کو معلوم نہیں ہوتی۔ جب بابا سے تمام تفصیل بیان کی تو انہوں نے کچھ دن کا وقت دے کر مجھے بتایا کہ ہمارے گھر میں آسیب ہے۔ وہ آواز میں انسان کی نہیں، آسیبوں کی ہے۔ پہلے پہل تو میں نے بابا کی بات کا اعتبار کر لیا، لیکن میرا دل اس پر مطمئن نہ تھا۔ مجھے نہیں لگتا تھا کہ کسی آسیب کی آواز ہے۔ اب یہ اکثر ہوتا تھا کہ جب بھی میری بیوی چھپ کر اس کمرے میں جاتی تو میں اس کا پیچھا کرتا تھا، لیکن سرگوشیاں اتنی ہلکی ہوا کرتی تھی کہ مجھے کوئی آواز سمجھ میں نہ آتی تھی۔ میں چھپ کر اپنی بیوی کا تعاقب کرتا رہتا تھا۔ مجھ میں اتنی ہمت نہ تھی کہ میں اپنی بیوی سے اس بات کے لیے استفسار کروں۔ مجھے لگتا تھا کہ میری بیوی نے میری آواز بند کروا دی ہے اور میں کبھی اس سے اس بات کے بارے میں نہیں پوچھ پاؤں گا۔ آخر وہ کیا تھا جو مجھے پریشان کیے جا رہا تھا؟ مجھے اپنے اس دن کے پیسے پر بہت ملال محسوس ہو رہا تھا۔ اس دن میں نے اپنی بیوی کی بات مانی تھی کہ وہ مجھے کہہ رہی تھی میں اسے کمرہ بنوا دوں۔ کبھی مجھے لگتا تھا کہ میری بیوی اس دنیا میں انسانوں جیسی نہیں ہے، اور کبھی مجھے لگتا تھا کہ میری بیوی ایک بد کردار عورت ہے جو مجھ سے چھپ چھپ کر اس کمرے میں کسی سے ملتی ہے۔ لیکن میں کبھی اس فیصلے پر قائم نہیں رہتا تھا کہ کسی بھی بنیاد پر اپنی بیوی پر کوئی الزام لگاؤ، اور مجھے کوئی سراغ نہیں مل پا رہا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ میں نے اس دروازے کو کھولنے کی کوشش نہیں کی، لیکن مجھے لگتا تھا کہ میری بیوی 24 گھنٹے اس دروازے کی پہرہ داری کر رہی ہوتی ہے۔ جب بھی میں اس طرف جاتا تھا میری بیوی کسی نہ کسی بات کے بہانے مجھے ٹال دیتی تھی یا مجھے اس طرف دھیان ہٹانے والی بات کر دیتی تھی۔ میں بہت پریشان تھا۔ اب میرے ذہن میں وہ کمرہ اور اس دروازے کو بولنا تاریک ہو چکا تھا، لیکن میں کیا کرتا؟ میں اپنی بیوی کو اس بات کے معاملے میں بتانا نہیں چاہتا تھا۔ میں کھوج لگانا چاہتا تھا اور اپنی بیوی کو رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہتا تھا، مگر میں بہت مجبور ہو چکا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں۔ میں نے زندگی میں خود کو اس سے زیادہ بے بس محسوس نہیں کیا تھا۔ کبھی بھی بہت غصہ آتا، دل چاہتا کہ سب کچھ ختم کر دوں، بیوی کو طلاق دے دوں، اس کا سارے کالے کرتوت سامنے لے آؤں، مگر میں پریشان تھا کہ میرے پاس کوئی ثبوت نہ تھا۔ ایک دن میں نے منصوبہ بنایا کہ میں دفتر نہ جاؤں اور پورا دن اپنی بیوی کی ہر حرکت پر نظر رکھوں۔ اس دن میری بیوی کی طبیعت کافی خراب تھی، تو میں نے اسے آرام کرنے کی نصیحت کی اور خود تیار ہو کر دفتر جانے کے لیے روانہ ہونے کا ڈرامہ کیا۔ میں نے بیوی سے کہا کہ تم پلنگ سے کھڑی نہ ہونا، میں خود ہی چلا جاؤں گا۔ باہر کے دروازے کے پاس ایک الماری رکھی تھی، میں اس کے پیچھے چھپ گیا کہ میری بیوی کو محسوس بھی نہ ہو کہ میں گھر میں موجود ہوں۔ اس نے اٹھ کر ناشتہ بنایا اور میں دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ ناشتہ لے کر اس بند کمرے کے دروازے کو کھول کر اندر جاتی ہے۔ وہ دروازے کو تالا لگائے رکھتی تھی۔ جب میں اس سے اس تالے کے بارے میں دریافت کیا تھا تو اس نے کہا تھا کہ اس نے اپنا قیمتی زیور بھی اسی کمرے میں چھپا کر رکھا ہوا ہے، کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی چور آ گیا تو وہ اس کمرے کو کاڑ کباڑ کا کمرہ سمجھے گا اور اس کمرے کی طرف اس کا دھیان ہی نہیں جائے گا۔ اس نے کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر ناشتہ لے گئی۔ میں 2 لوگوں کا ناشتہ دیکھ کر بہت حیران ہوا اور چائے کے 2 کپ دیکھ کر میرا تجسس میں اور اضافہ ہو گیا۔ میرے گھر میں موجود ہونے کے باوجود میری بیوی نے کسی کو اس گھر میں رکھا ہوا ہے۔ میں غصے سے کھول رہا تھا کہ ایسا کون تھا جسے وہ دن رات اپنے ساتھ رکھتی ہے اور مجھ سے بھی زیادہ مقدم رکھتی ہے۔ میں اندر ہی اندر دل ملا رہا تھا اور مان چکا تھا کہ میری بیوی ایک بدچلن عورت ہے، اس نے میرے ہوتے ہوئے کسی آدمی سے رشتہ رکھا ہے۔ میں جو اتنے عرصے سے یہ سمجھتا رہا تھا کہ میری بیوی یہاں تو کسی آسیب کے سائے میں ہے، یہاں کوئی اور معاملہ ہے، اب مجھے اپنی بیوی سے شدید نفرت ہونا شروع ہو گئی تھی۔
मेरे पैर कांपना शुरू हो गए थे। मैं अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पा रहा था, लेकिन कदम इतनी भारी हो गए थे कि इस अलमारी से लेकर बंद कमरे के दरवाजे तक का सफ़र मुझसे तय नहीं हो रहा था। लगता था कि पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई है और किसी ने सर से आसमान भी छीन लिया है। मैं अपने आप को इस बड़ी दुनिया में बेबस और मजबूर आदमी समझने लगा था। ये कुछ मिनट मुझ पर इतने भारी थे कि लगता था कि या तो इस दुनिया से कूच कर जाऊंगा या फिर अपनी बीवी को जान से मार दूंगा। ये मैं जानता हूँ और मेरा खुदा जानता है कि मैंने इन चंद कदमों का सफ़र कैसे तय किया। अभी मैं कमरे के दरवाजे पर पहुंचा और मेरे हाथ जो पसीने से शराबूर थे और मेरा पूरा बदन पसीना पसीना हो रहा था। मैं दरवाजे को खोलने के लिए अपने हाथ को जुनेश दे रहा था कि दोबारा से सरगोशी मेरे कानों में आई और मैं अपने हवास में ना था। मुझे तो ये सरगोशियाँ पहले भी समझ नहीं आती थी। तो मैंने दरवाज़ा खोलते ही एक जोरदार चीख मारी और अपनी बीवी को पुकारा, आलिया। मगर ये क्या? ये मंजर देखकर तो मैं हक्का बक्का रह गया। मैं जो अभी तक अपनी बीवी को तलाक के 3 लफ्ज़ सुनाने का इरादा रखता था कि अब मुझसे 1 मिनट भी वो बर्दाश्त ना थी। अगले ही सेकंड मैं अपने इरादे पर बहुत ज़्यादा नादम था। मैंने क्या देखा कि किसके लिए नाश्ता लेकर गई है। इसके हाथ में जिसके लिए नवाला है और जिसने इस नवाले को खाने के लिए अपना मुंह खोल रखा है, वो मेरी सौतेली माँ है। मैं आलिया को कितना गलत समझ रहा था। कभी इसे जादू टूने वाली औरत तो कभी मैंने इसे बदचलन समझा। इस तरफ मेरी चीख की आवाज़ सुनकर आलिया के हाथों से नवाला गिर गया और मेरी सौतेली माँ जो मुझे देखकर हक्का बक्का रह गई थी, इसके पसीने छूटने लगे थे। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे कदम ज़मीन में गाड़ दिए हैं। मैं अपने आप को जिंदा में ना पा रहा था और ना ही मुर्दों में। आलिया इतने अरसे से मेरी माँ को बंद कमरे में छुपाए इसकी खिदमत किए जा रही थी कि मेरा फ़र्ज़ था, मगर मैं अपने फ़र्ज़ से भागना चाहता था। मैं अपनी सौतेली माँ को कभी अपनी माँ मानने पर तैयार न था। मुझे वो शुरू से ही कबूल ना थी। मुझे लगता था कि मेरी माँ की मौत की वजह भी मेरी सौतेली माँ ही है। हालांकि मैं जानता था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे जहन से कुछ बातें बिल्कुल भी मिट नहीं सकती और मैं अपनी सौतेली माँ को कबूल करने पर तैयार न था। मेरी बीवी ने कई बार मुझे दबदे लफ्ज़ों में समझाया था कि माँ आखिर माँ होती है, चाहे वो पालने वाली माँ हो या चाहे पैदा करने वाली। लेकिन इस बात पर मेरी शदीद नाराज़गी ने मेरी बीवी को इस बात पर इसरार ना करने पर मजबूर कर दिया। आलिया ये बात जानती थी कि मैं अपनी माँ से बहुत बदजन हूँ और मेरी सौतेली माँ बहुत मजबूरी में आलिया से मदद मांगने के लिए आई थी, क्योंकि इन्हें मेरे बाप के मरने के बाद मकान मालिक ने घर से निकाल दिया था। इसके पास कोई घर रहने को न था। आलिया रहम दिल औरत थी, मेरी माँ को अपनी माँ जैसी मानती थी, लेकिन घर में नाचाकी ना हो इस वजह से इसने मुझसे ये बात छुपाई रखी और मेरी मजबूर माँ को अपने घर में जगह भी दी। वो बहुत परेशानी की हालत में रहती थी क्योंकि वो दोनों जानब से फंस चुकी थी। एक तरफ शोहर था तो एक तरफ इसके दिल में रहम दिली कि वो मेरी माँ को भी अपनी माँ का दर्जा देती थी। आलिया का इतना बड़ापन देखकर मैं तो जैसे चुल्लू भर पानी में डूब कर मरा। आलिया को और अपनी सौतेली माँ को अपने बिस्तर पर बैठाकर मैंने नाश्ता करवाया और तमाम रोदात सुनकर मैं इतना रोया कि आलिया और मेरी माँ के चुप करवाने पर भी मेरी हिचकियाँ नहीं रुक रही थी। मुझे लग रहा था कि कोई आए और मेरे हाथ काट दे। ऐसा लगता था कि मैं चोर हूँ और ऐसा लगता था कि मैंने किसी के हक पर डाका डाल दिया है। आज मुझे समझ आ गई कि इंसान का किरदार होना ही कुछ नहीं होता, बल्कि अगर इंसान के दिल में नरम गोशा हो तो वो आलिया जैसे लोगों की तरह बड़ापन दिखा सकते हैं। दोस्तों, आपके नज़दीक आलिया का किरदार कैसा रहा? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।